नमस्कार, चुनावी चौसर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, फिर से एक बार बिहार में चुनावी बिगुल बच गया है और हरियाणा, झारखंड के साथ साथ बिहार की 4 सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बिहार की 4 सीटें खाली हो गई थी। इन 4 सीटों के जो विधायक थे वो सांसद चुन लिए गए थे। इन 4 सीटों की बात करें तो रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी, इन 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर अब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अब इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चलेंगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसको लेकर तैयारी कर रही हैं और अब देखना दिलचस्प होगा कि किसकी तैयारी में कितना दम है, क्योंकि सभी पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और इसी के बीच प्रशांत किशोर की एंट्री भी हो चुकी है। तो आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, 4 सीटों पे तारीखों का ऐलान तो हो गया है और पहले से सबके दिमाग में भी चल रहा था कि 4 सीटों पे वोट तो पड़ेंगे ही, चुनाव होंगे। तो क्या लगता है कि सभी पार्टियों में सबसे पहले कितना जोश नजर आ रहा है? क्या सभी पार्टियां इस चुनौती के लिए तैयार हैं? देखिए, पहले से ही तय था कि ऐलान होने वाला है चुनाव का और नवंबर में मतदान हो जाएगा। तो सब पार्टियां पहले से ही अलर्ट थी इस बाई इलेक्शन को लेकर और अपनी अपनी तैयारियां, चाहे वो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट हो और तमाम तरह के संसाधन हो, तमाम चीज़ों को लेकर सब पार्टियां अलर्ट थी। लेकिन जब आज तारीख आ गई 13 नवंबर जो आपने बताया है, इसके बाद सभी पार्टियों में अभी आप जाइएगा तो पूरी सरगर्मी है और कैसे इस चुनाव को जीता जाए, क्योंकि यही चुनाव तय करेगा कि 25 का सिकंदर कौन होगा। तो पूरा फोकस इस बाई इलेक्शन पर रहेगा। सर, रामगढ़ और बेलागंज में पहले से ही राजद के विधायक थे, तो 2 सीटों पे पहले से राजद के विधायक थे, तो अब राजद के लिए यह 2 सीट जीतना कितना मुश्किल होगा? क्या इस सीट को फिर से वापस राजद अपने पाले में ला पाएगी? देखिए, इसमें आत्मजा जी आपको तरारी सीट भी जोड़नी चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव और आरजेडी महागठबंधन के नेता हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि आप खुद तो जीते जीते अपने सहयोगी पार्टियों को भी जिताएं। तो तरारी की जो सीट सुदामा प्रसाद के हटने से खाली हुई है, उस सीट को भी तेजस्वी यादव को जितवाना है। आपने रामगढ़ बेलागंज का जिक्र किया, वो तो एक अग्निपथ है ही तेजस्वी यादव के लिए, लेकिन तरारी भी उसमें है। और इन तीनों सीटों पर यकीन मानिए कि अगर आरजेडी अपना परफॉर्मेंस, महागठबंधन अपना परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं करेगा तो 20-25 का जो चुनाव है उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इनफाइटिंग शुरू होगी, बारगेनिंग शुरू होगी, सहयोगी दल ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांगेंगे कि आप उपचुनाव में अपने लोगों को नहीं जिता पा रहे हैं तो आपकी हर बात को हम क्यों मानेंगे। तो इसीलिए तेजस्वी यादव अलर्ट है, चीज़ों को देख रहे हैं, उम्मीदवारों पर भी चर्चा हो रही है। तो बहुत प्रतिष्ठा वाली लड़ाई है ये। सर, अब इमामगंज सीट की बात करें तो ये एनडीए का सीट तो जरूर है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के विधायक इन 4 सीटों में से कहीं नहीं थे। तो क्या वो इस चुनाव में दिलचस्पी दिखाएंगे और उनके भी उम्मीदवार उतरेंगे यहाँ से? तो देखिए, अब तो ये तय हो गया ना भाई कि जो 4 सीटें हैं इस पर एक सीट, जैसे इमामगंज में जीतन राम मांझी के कैंडिडेट होंगे, उनके बेटे और बहू के नाम की चर्चा है जिनको टिकट मिल जाए। और तरारी में ये तय हो गया कि सुनील पांडे के लड़के वहाँ से चुनाव लड़ेंगे जो बीजेपी में भी शामिल हुए हैं। रामगढ़ में भी बीजेपी को लड़ना है। 2 सीटें बीजेपी, एक जनता दल यूनाइटेड जो बेलागंज की सीट लड़ेगी और इमामगंज में हम पार्टी की सीट लड़ेगी। चिराग का कोई कैंडिडेट नहीं होगा, उपेंद्र कुशवाहा का कोई कैंडिडेट नहीं होगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में बहुत मरमरिंग शुरू है कि बेलागंज से आप टिकट लीजिए, लेकिन वो मिलना है नहीं, वो जेडीयू वो सीट लड़ने जा रही है। तो बटी हुई है सीटें कि किसको कितना क्या मिलना है। चिराग को नहीं मिल रहा है टिकट, ये भी तय है। तो अपने अपने हिसाब से हमने जब शुरुआत में कही कि ये एनडीए की एकता का भी टेस्ट है, क्योंकि जो बड़ी पार्टियां हैं उनके सारे कैंडिडेट इसमें हैं। तो ये चुनाव, उपचुनाव ये भी तय कर देगा कि एनडीए की एकता केवल कागज़ पर है या ज़मीन पर भी है। अगर ज़मीन पर होगी तो वो रिजल्ट में दिखेगा 20 नवंबर को जब नतीजे आएंगे और जब 13 तारीख को चुनाव होगा। अगर एकता नहीं होगी तो फिर तेजस्वी यादव अपनी बाजी खेल ले जाएंगे। सर, रामगढ़ सीट भी काफी चर्चा में है जहां से सुधाकर सिंह विधायक थे। इसको लेकर ऐसा माना जा रहा था कि राजद से कई कैंडिडेट हैं और जगदानंद सिंह चाहते हैं कि उन्हीं के परिवार से कोई इस सीट पे चुनाव लड़े। तो क्या लगता है कौन यहां से उम्मीदवार होगा? नहीं, आपकी सूचना सही है। जो हमारे पास भी खबर है कि वहाँ पर
अजीत सिंह जो उनके लड़के हैं जगदा बाबू के, उनको वहाँ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जिसकी पूरी संभावना है। इसके अलावा जो और कैंडिडेट है, जैसे अशोक सिंह बीजेपी से वहाँ चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी से आनंद सिंह का नाम बहुत चर्चा में है, लेकिन बीएसपी वहाँ एक बड़ी पार्टी, बड़ी ताकत, बड़े घोड़े के रूप में उभर सकती है, क्योंकि बीएसपी की बड़ी ताकत है रामगढ़ के इलाके में। इसलिए बीएसपी भी ठोक बजा के अपने कैंडिडेट देगी और वहाँ हो सकता है कि चौतरफा मुकाबला हो रामगढ़ में। बिहार में अमूमन होता नहीं है चौतरफा मुकाबला, लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद जो है लगता है कि रामगढ़ एक ऐसा सीट होगा जहाँ पे चौतरफा मुकाबला हो सकता है। सर, तरारी सीट से किस पार्टी से किस उम्मीदवार के नाम की चर्चा चल रही है? तरारी से तो जो नाम करीब करीब सामने आ गए हैं कि राजू यादव हैं जो लड़ेंगे, माले की तरफ से लड़ेंगे वो। इसके अलावा सुनील पांडे के जो लड़के हैं वो बीजेपी के लड़ना है, और आनंद मिश्रा जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, प्रशांत किशोर के चहेते हैं, युवा उनको पसंद करते हैं, तो एक आनंद मिश्रा का भी एक टेस्ट है, उनके ग्लैमर का टेस्ट है, उनके फॉलोअर का टेस्ट है, और सबसे बड़ा टेस्ट है प्रशांत किशोर का, जो कहते हैं कि 25 तक क्यों जाना है, हम तो नवंबर में ही सब सेट कर देंगे। तो नवंबर में सब सेट करेंगे या खुद सेट हो जाएंगे, ये तो 20 तारीख को जब नतीजा आएगा उस दिन तय हो जाएगा। अगर उन्होंने सेट कर दिया 20 नवंबर को, तो यकीन मानिए कि 25 का चुनाव के पूरा दिशा बदल जाएगी। और अगर सेट नहीं कर पाए तो फिर 25 के चुनाव में इनको उम्मीदवार मिलना मुश्किल हो जाएगा। सर, बेलागंज और इमामगंज पे किन किन उम्मीदवारों के नाम की चर्चा चल रही है? देखिए, इमामगंज में तो जैसा हमने कहा कि जीतन राम मांझी के बेटे या बहू दोनों में से कोई एक चुनाव लड़ सकती है, दोनों में से एक पर फैसला होना है। वो सीट हम के खाते में गई है। और इधर से 2 नामों की बड़ी चर्चा है। उदय नारायण चौधरी पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, जीतन राम मांझी से चुनाव हार गए थे, इस बार भी उनके नाम की चर्चा है। और एक नाम, 2 नाम और हैं जो हम आपको बता देते हैं। एक नाम है सुरेश पासवान का, जो पूरी तैयारी कर रहे हैं उस इलाके में चुनाव लड़ने के लिए, सुरेश पासवान। और एक भगवतिया देवी की बेटी हैं क्षमता देवी, उनकी नाम की भी चर्चा है। तो ये 3 नाम हैं, उदय नारायण चौधरी, सुरेश पासवान और क्षमता देवी। इन तीनों में से किसी एक को महागठबंधन का प्रत्याशी बनाया जा सकता है, यानी आरजेडी का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। सर, बेलागंज से किन उम्मीदवारों के नाम की चर्चा चल रही है या कौन से नाम सामने आ चुके हैं? देखिए, बेलागंज आरजेडी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। सुरेंद्र यादव वहाँ से लगातार जीतते रहे हैं और इस बार सांसद हो गए। तो उनके जो बेटे हैं विश्वनाथ यादव, उनके ही चुनाव लड़ने की चर्चा है। उन्होंने तैयारी बहुत पहले से वहाँ शुरू कर दी है, तो वो चुनाव लड़ेंगे। और वहाँ कैंडिडेट का मुकाबला होगा उनका जनता दल यूनाइटेड के किसी कैंडिडेट से। कैंडिडेट अभी तय नहीं हुआ है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, लेकिन लगता है कि अगले 24 से 48 घंटे में जनता दल यूनाइटेड भी अपना कैंडिडेट वहां घोषित कर देगी। उसके बाद वहां मुकाबला आमने सामने का ही होगा। वहां पर नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर की बहुत ताकत वहां पर है, लेकिन वहां मुकाबला आरजेडी वर्सेस जनता दल यूनाइटेड ही होगा। देखिए, हम जो कह रहे हैं कि चीज़ें क्या है, ये उपचुनाव का महत्व क्या है। महत्व इसलिए है कि बहुत सारी चीज़ें तय हो जानी है। जैसा कि आप बेलागंज में अगर आरजेडी वर्सेस जेडीयू होता है तो ये लोगों को समझने में आसान होगा कि जब सीधा मुकाबला आरजेडी और जेडीयू के बीच होता है तो एडवांटेज में कौन रहता है। जब आरजेडी बीजेपी के साथ सीधे मुकाबले में आती है तब रिजल्ट क्या आता है, या त्रिकोणात्मक या चौतरफा मुकाबला होता है तो बीजेपी को क्या फ़ायदा होता है। ये बहुत सारी चीज़ें 25 के लिए ये उपचुनाव तय कर देगा और यकीन मानिए उसी के आधार पर 25 की रणनीतियाँ भी बनाई जाएगी। इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जो ये उपचुनाव जीतेगा वही 25 का सिकंदर होगा। सर, आखिरी सवाल है आपसे कि प्रशांत किशोर ने जैसे कि पहले ही ऐलान कर दिया था कि उपचुनाव में 4 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो ऐसे में प्रशांत किशोर की एंट्री इस चुनाव में बाकी दलों की कितनी मुश्किलें बढ़ाएंगी? देखिए, दूसरे दलों की मुश्किल तो क्या बढ़ेगी वो तो अभी तय हो जाएगा जब चुनाव ये आएंगे, कैंडिडेट का नाम सब आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आप समझिए प्रशांत किशोर के सामने ही है। चुनावी रणनीतिकार लोगों को चुनाव जिता सकते हैं, ये दावा है। आपने 2 तारीख को भाषण सुना होगा कि खड़ा कर दें चुनाव, कैंडिडेट हरा दे सबको, जीत लें चारों चुनाव, नवंबर में ही सेट कर दें।
तो ये जो दावा है, इसको आप घमंड कहिए, दावा कहिए, विश्वास कहिए, अति विश्वास कहिए, जो नाम दे दीजिए, तो प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा चैलेंज है। दूसरे पार्टियों को तो दिक्कत होगी। एक चीज़ और तय होगा कि प्रशांत किशोर की जो कैंडिडेट हैं वो नुकसान किसको ज़्यादा पहुंचा रहे हैं। वो बीजेपी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जेडीयू को पहुंचा रहे हैं, या आरजेडी को पहुंचा रहे हैं। अभी एक परसेप्शन बनाया जाता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की ही बी टीम है। तो आप देखिए, जहां बीजेपी खड़ी होगी, जो कैंडिडेट होगा, वहां पे पीके का कैंडिडेट कौन होता है। क्या वो कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट को मदद कर रहा है, ये भी आप गौर करिएगा। आत्मीय जी, जब आप क्षेत्र में जाइएगा तो इस पर जरूर आप पब्लिक ओपिनियन करिएगा कि वो कैंडिडेट किसको सब मदद कर रहा है। सही में बी टीम है या प्रशांत किशोर अपनी लड़ाई अपने ताकत के पर लड़ रहे बिहार में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन इसमें आपको बता दें कि महागठबंधन पे कहीं ना कहीं 3 सीटों पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने का एक खतरा मंडरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए की कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर विधानसभा में अपने नंबर को बढ़ा ले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दूसरों को चुनाव जिताने वाले प्रशांत किशोर इस उपचुनाव में अपने चारों कैंडिडेट को जिता पाएंगे या नहीं। तो आप इस पूरे चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर का परफॉर्मेंस इस बार के उपचुनाव में कैसा रहेगा? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और आगे चुनावी चौसर के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।